नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ICDRI 2025 से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया अपना संबोधन। कहा अफ्रीकी संघ भी CDRI में शामिल। फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस सरकार को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद। नक्सलवाद को खत्म करने का मोदी सरकार का संकल्प। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की अधिकारियों से मुलाकात। नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियानों में अधिकारियों ने निभाई थी अहम भूमिका। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का महाराष्ट्र चुनाव को लेकर गंभीर आरोप। राहुल गांधी ने चुनाव धांधली का फिर उठाया मुद्दा। बीजेपी नेताओं ने भी राहुल गांधी पर किया पलटवार। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 500 नए मामले आए सामने। केरल में सबसे ज्यादा मिले कोरोना के मामले। दतिया में बिजली संकट को लेकर परेशान हुए लोग। कांग्रेस ने बिजली दफ्तर का किया घेराव। आम जनता ने भी प्रदर्शन कर जताया अपना रोष। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ICDRI 2025 में अपने संबोधन में कहा कि मुझे खुशी है कि अफ्रीकी संघ भी CDRI में शामिल हो गया है। हम छोटे द्वीपीय विकासशील देशों को उनकी वल्नरेबिलिटी के कारण बड़े महासागरीय देश के रूप में देखते हैं। वो विशेष ध्यान देने के हकदार हैं। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और समन्वय को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। At homes, hospitals, schools, energy, water security, and early warning systems are being built. Given the theme of this conference, I am glad to see friends from the Pacific, Indian Ocean and the Caribbean here. Further, I am happy that the African Union has also joined the CDRI. Friends, I would like to draw your attention to some important global priorities. First, courses, modules and skill development programs on disaster resilience need to become part of higher education. This will build a skilled workforce that can tackle future challenges. Second, many countries face disasters and rebuild with resilience. A global digital repository for the learnings and best practices would be beneficial. Third, disaster resilience requires innovative financing. We must design actionable programs and ensure developing nations have access to finance. Fourth, we consider small island developing states as large ocean countries. Due to their vulnerability, they deserve special attention. Fifth, strengthening early warning systems and coordination is crucial. This helps timely decisions and effective last mile communication. I am sure that discussion in this conference will consider these aspects. Friends, let us build infrastructure that stands firm against time and tide. Let us build a strong and resilient future of the world. Thank you. दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई भी इस दौरान मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि हाल ही में नक्सलवाद के विरोध चलाए गए अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से भेंट कर इन अभियानों की ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई दी। देश में 2025 के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को निशाना बना रही है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर महाराष्ट्र चुनाव
मैच फिक्सिंग करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने लिखा कि महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी और मैच फिक्सिंग चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र वाले पोस्ट को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर चुनाव हारती है तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है और चुनाव जीते तो चुनाव आयोग ठीक है। चुनाव आयोग की ओर से करवाए गए चुनाव तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड और बंगाल में ठीक होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ी हो जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के विषय में बहुत विस्तार से चुनाव आयोग ने हर एक बिंदु पर जवाब दिया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, एलिबाई एक्सक्यूज बनाना है, इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना है। अभी तक सेना पर वो निशाना साध रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर को सरेंडर, फेलियर, छुटपुट बताना। फिर सांसदों पर निशाना साधा, सांसदों की तुलना आतंकियों से की जयराम रमेश ने। अब संवैधानिक संस्थाओं की बारी है और ये जो राहुल गांधी एंटाइटल्ड डायनेस्ट है, इनको लगता है इनका पारिवारिक इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर है। अगर कोर्ट में केस हारे तो कोर्ट खराब, जुडिशरी पर सवाल, कोर्ट में केस जीते तो जुडिशरी ठीक, अगर चुनाव हारे तो इलेक्शन कमीशन खराब, अगर चुनाव जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए गए चुनाव तेलंगाना में ठीक होते हैं, कर्नाटका में ठीक होते हैं, हिमाचल प्रदेश में ठीक होते हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीते वहां ठीक होते हैं, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीते वहां ठीक होते हैं, जम्मू कश्मीर में कोई जीते वो ठीक होता है, झारखंड में एलआई पार्टनर जीते वो ठीक होते हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाते हैं। महाराष्ट्र के विषय में बहुत डिटेल में इलेक्शन कमीशन ने हर एक बिंदु पर जवाब दिया है। वैसे तो राहुल गांधी इतना झूठ बोलते हैं कि उन्होंने आंकड़ा भी अलग अलग बताया था, उन्होंने फेक न्यूज भी फैलाया था, उसको भी फैक्ट चेक करने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं और इतनी धांधली के बाद कांग्रेस का एक भी नेता कभी कोर्ट नहीं जाता इस विषय को लेकर। तो इसी से पता चलता है कि केवल संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। और ये देखिए, राहुल गांधी ने तो बोला ही है कि फाइटिंग इंडियन स्टेट मेरा एजेंडा है। विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने ये सब बातें की है। पूरी दुनिया में जब इलेक्शन कमीशन का डंका बज रहा है तब राहुल गांधी शंका उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो आने वाले चुनाव भी हारने वाले हैं, तो एक एक्सक्यूज बनाकर रखना है। ये वो लोग हैं जो आज बात करते हैं संवैधानिक संस्थाओं की। जरा 75 याद कर लो, अभी 50 वर्ष होने वाले हैं इमरजेंसी को। मैच फिक्सिंग और सिस्टम फिक्सिंग और सिस्टम को किस प्रकार से संविधान को तार तार किया, ये सबसे पहले तो उनके परिवार में दर्ज है। कैसे मीडिया को, कैसे पार्लियामेंट को, कैसे जुडिशरी को और कैसे हर एक संस्था को मैनिपुलेट किया गया। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी इन विषयों पर बोलते हैं, मानो कि शैतान जो है वो धर्म का पाठ पढ़ा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके छत्तीसगढ़ की बदली हुई तस्वीर को साझा करने का मौका मिला। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और अपना जो छत्तीसगढ़ की बदली हुई तस्वीर है उसको साझा करने का अवसर मिला। बहुत ये सौभाग्य की बात है। और हमने कल 2 बातों पर उनसे चर्चा की। एक तो बोधघाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग पर चर्चा हुई है और ये बोधघाट परियोजना के बनने से करीब 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और रिवर इंटरलिंकिंग से करीब 3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और इस तरह से कुल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। और बोधघाट परियोजना के बनने से 125 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी, जल विद्युत पैदा होगी और करीब 4000 टन
मत्स्य का भी उसमें उत्पादन होगा। तो इसकी चर्चा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से की है। और जो अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, उस पर भी उनको अवगत कराया। उसके लिए उन्होंने बधाई दी है। और उनको भी हमने जो ऑपरेशन सिंदूर और कश्मीर में जो शांति बहाली और अभी जो चिनाब सबसे दुनिया का ऊंचा ब्रिज का उन्होंने लोकार्पण किया है, इस सबके भी उनको हमने बधाई दी है। और अपने प्रदेश में जो धान हम लोगों ने खरीदे हैं उसका डिस्पोजल, उस पर भी चर्चा हुई है। और अनेक विकास पर उनसे चर्चा हुई है। और हर तरह से आगे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उन्होंने सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कुछ चर्चा हुई, कब तक हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, प्रधानमंत्री से बात हुई? समय आने पर वो भी हो जाएगा। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जाति जनगणना पर प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिए और ट्रंप ने जो संघर्ष विराम कराया उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। अब सब क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, दुनिया उसको सुन भी रही है, देख भी रही है। और जातिगत जनगणना की जहां तक बात है, लंबे समय से कांग्रेस बात करती रही, लेकिन कभी जनगणना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मतलब घोषणा भी की है और जनगणना भी होगी। सर, रासायनिक खाद को लेकर लगातार सवाल खड़े जा रहे हैं, उपलब्धता को लेकर। देखिए, इस साल डीएपी की थोड़ी शॉर्टेज तो रहेगी और ये खाली हमारे देश की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। कुछ हालात ऐसे दुनिया में हैं, लेकिन उसकी भी हम लोग व्यवस्था कर लिए हैं। एनपीके पर किसानों को जोर दे रहे हैं, हमारा कृषि विभाग उसमें लगा है और किसी भी तरह से उर्वरक की कमी नहीं होगी। डीएपी की जरूर थोड़ी मात्रा शॉर्टेज रहेगी, लेकिन उसका विकल्प हम लोग किसानों को दे रहे हैं। और वहीं देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिन में केसों की संख्या 58 गुना बढ़ चुकी है। बीते 24 घंटे में 500 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में कोरोना के आंकड़े 600 पार कर चुके हैं। बेंगलुरु भगदड़ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ES जयराम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़ की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। बता दें कि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को भगदड़ हुई थी और भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। अगली खबर मध्य प्रदेश के दतिया से, जहां बिजली संकट को लेकर जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने दतिया विधायक राजेंद्र भारती के नेतृत्व में बिजली घर का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन किस लिए है आपका? प्रदर्शन जनता के हित में, जनता के द्वारा है। पिछले कई वर्षों से और महीनों से विद्युत मंडल द्वारा उपभोक्ताओं के साथ अवैध रूप से वसूली की जा रही है। फर्जी तौर से, फर्जी मतलब आंकलित बिल के नाम पे फर्जी बिल जो दिए जा रहे हैं और विद्युत अधिनियम उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आमतौर से उपभोक्ताओं के साथ मनमानी करते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए धारा 135 में केस बनाया जाता है और वो वोल्टेज के नाम पे बना दिया जाता है। ये सारी मनमानी जो विद्युत मंडल के द्वारा हो रही हैं और यहाँ तक कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं जिनको 600 रुपये मिलता है, उनके जो खाते हैं बैंकों में, वो भी विद्युत मंडल द्वारा बंद करा दिए गए हैं अपने विद्युत बिलों की, फर्जी बिलों की वसूली के लिए। और इसके साथ साथ जो माननीय कमलनाथ जी के द्वारा 150 यूनिट तक
जो अनुदान मिलता था वो अनुदान इस बार इन्होंने बंद कर दिया है। और इस बार जो इन्होंने अभी मई और जून के जो बिल दिए हैं उन बिलों में ये इन्होंने जानबूझकर जो उपभोक्ताओं को बिल दिए हैं वो 150 यूनिट से ज़्यादा के दिए हैं, जिससे वो उस रेंज में अनुदान की रेंज से बाहर हो जाएं। तो उस रेंज से बाहर करने के लिए अनुदान अब आप देखना मई और जून के जो बिल आपके हैं उसमें किसी को भी सब्सिडी नहीं दी गई है। तो जानबूझ के उनको बाहर उस पारी से बाहर कर दिया गया है और 20-20, 25-25 हज़ार और 1-1 लाख रुपए के बिल दिए गए हैं। इन सब की मनमानी के विरुद्ध जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज सभी कांग्रेसियों के द्वारा, आम जनता के द्वारा विद्युत मंडल का घेराव किया जा रहा है। और हम लोग इनसे मांग करने के साथ साथ ये भी उम्मीद करेंगे कि यदि आगे इन्होंने इस तरह के फर्जीवाड़ा नहीं रोका तो हम लोग आगे भी और गांधीवादी तरीके से कार्रवाई करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सिखेड़ा बम्बे में सूटकेस में मिले अज्ञात महिला के शव का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि लेन देन को लेकर विवाद और अवैध संबंधों के शक की वजह से कथित सनकी प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त गाड़ी, कागजात, फोन और अन्य सामान बरामद किए हैं। कोतवाली के सिखेड़ा रजवाए के पास एक ब्रीफ केस में अज्ञात महिला की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने अब क्या खुलासा किया है, इस ब्लाइंड मर्डर का किस तरीके से खुलासा हुआ है, पूरा घटनाक्रम क्या रहा था? 30 तारीख को पिलखुआ थाना क्षेत्र में सिखेड़ा बम्बे पर एक सूटकेस में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और उसको हम लोगों ने वहाँ से बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम उसका कराया था। पंचायतनामा की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद से उस लड़की की शिनाख्त के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली कि एक गाड़ी है जिसके माध्यम से उसको यहाँ पे फेंका गया है। उसको ट्रेस करते हुए हम लोग दिल्ली पहुँचे तो इस घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें सत्येंद्र यादव पुत्र जगरूप जो करवी चित्रकूट का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और घटनाक्रम में पूछने में बताया कि इससे लड़की जो उसका नीलेश थी, वो उसके फादर का नाम महिबरन जो बकेवर इटावा के रहने वाली थी, इसमें आपस में दोस्ती थी इन दोनों की। और उस लड़की से इसने 5.5 लाख रुपए करीब इसने उधार लिया था और वो लड़की वो पैसे मांग रही थी। इसके अलावा उस लड़की से इसकी दोस्ती थी और उस लड़की के फ़ोन को भी अक्सर बिजी आता था, तो उसको भी शक था कि इस लड़की का कहीं अन्य लोगों से संबंध तो नहीं है। ये दोनों बातें उनके बीच में कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन का काम किया उसने। उसके बाद लड़की के दबाव डालने पर उसका चुन्नी से, दुपट्टा से गला कस करके उसकी हत्या करके, और जो गाड़ी खरीदा था लड़की से, जो उसने पैसा उधार लिया था उससे उसने गाड़ी खरीदी, तो उसी गाड़ी में सूटकेस में भर करके यहाँ सिखेड़ा बम्बे के पास फेंक दिया था। सत्येंद्र की गिरफ्तारी हुई है, इसको जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो मृतका है उसका एक बैंक का पासबुक, एक चेक और एक KYC फार्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड इसकी अभियुक्त की निशानदेही पे बरामद हुआ है। साथ ही साथ 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और एक महिंद्रा TV गाड़ी थी जो 300 कार है, DL 83138। ये गाड़ी भी उस लड़की से जो इन्होंने 5.5 लाख रुपए लिए थे उससे ख़रीदा था, वो गाड़ी भी रिकवर हुई, जिससे सूटकेस में रख करके लाश को ठिकाने लगाया गया था। सर, घटना का सुराग जो बताया जा रहा है कि पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में CCTV कैमरे खुलवाए, तब जाकर ये पुलिस को मिला इनपुट। बिल्कुल, इसमें CCTV फुटेज से हम लोग को लीड मिली थी। उसके बाद मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट्स जो भी मिलते हैं वहाँ के, इन सब के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और घटना का अनावरण हुआ है। सर, बताया जा रहा है जो मृतका है इसकी हाल ही में शादी होने वाली थी और जो आरोपी है, क्या ये बताया जा रहा है कि होमगार्ड के बेटे हैं जिसने ये कत्ल किया है? ये दोनों आपस में दोस्त थे और पहले से इनके आपस में दोस्ती थी और बीच में नाकतफाकी हो गई फ़ोन बिजी होने के नाते। और मुख्य इसका रीज़न यही था कि जो पैसा लड़की ने दिया था उसको वो वापस मांग रही थी, उसका दबाव बना रही थी। सर, जिस तरीके से दूसरे राज्यों में घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर लाश को फेंक दिया जाता है, इसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे इन फ्यूचर? पुलिस ने हर ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित किया है जो टेक्निकली परफेक्ट पॉइंट्स हों, जो कि आने जाने वालों पर नज़र रखें
ऐसी जगहों पे सीसीटीवी लगाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसके पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें सूटकेस में लाश मिली थी, उसका हम लोगों ने अनावरण किया था। तो कोशिश ये है कि पूरे एरिया को हम लोग सीसीटीवी से कवर करें। सर, इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को कोई इनाम दिया जा रहा है आपकी तरफ से? हाँ बिल्कुल, इस ब्लाइंड केस का खुलासा करने वाली टीम को हम लोगों ने 25,000 रुपये नगद इनाम दिया है। ठीक है, थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्रेड फेयर में भीषण आग लगी। आग इतनी भयावह थी कि ट्रेड फेयर में लगी करीब 300 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण एलपीजी सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में पूरा मेला लपटों की चपेट में आ गया। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन नहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।